जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जितेंद्र कैंसिस स्टडीज में। दोस्तों, आज हम प्रकाश के परावर्तन का जो है भाग चौथा करने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स जो है भाग 1, 2, 3 को नहीं देखे हैं वो जा करके देख लीजिए ताकि आगे का आने वाला सीरीज आपको समझ में आए। ठीक है, और हम इसमें और भी महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा क्लास करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी प्रतिबिंब क्या होते हैं? प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं, और इमेज जो बनता है किसी भी चीज का वो प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के कारण ही बनते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए समझते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु से आ रही होती है तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर करती है या करती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? हम उसे प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों, प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होते हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो पहला क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि बल्ब है, बल्ब से क्या हो रहा है? यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है, दर्पण से यहाँ पे टकरा कर क्या हुआ कि वस्तु का प्रतिबिंब बना इसी पार में और वापस चल गया। तो प्रतिबिंब वो होता है, क्या होता है? वो होता है हमारे वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब जो है सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण बनते हैं और समतल दर्पण जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, और उत्तल दर्पण जो भी होता है मोटरसाइकिल हो, बाइक हो, टेम्पो हो, रिक्शा हो, इसमें जो दर्पण लगे होते हैं वो होते हैं उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे विशेष रूप से चर्चा करेंगे, फिलहाल हम इसे भी समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। सुनने से लग रहा है कि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है? वास्तविक रूप से बनता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसे कहते हैं इंग्लिश में रियल इमेज। ठीक, कहता है जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है उसे क्या कहते हैं? उसी को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, अब अगला है काल्पनिक प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं? जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें ठीक परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर करती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में करती नहीं है, प्रतीत होती है, इसको हम कल्पना कर सकते हैं। जो वास्तव में करता है वास्तविक प्रतिबिंब, और जिसको हम सिर्फ कल्पना ही करेंगे वो होगा काल्पनिक प्रतिबिंब। हम सोच रहे हैं कि हाँ प्रतिबिंब बनेगा, उसका कोई फिक्स नहीं, लेकिन कल्पना किया गया है। ठीक है, तो ये प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आप जो देखते हैं ना सिनेमा हॉल में जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब ही होते हैं, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को ही जो है पर्दा प्राप्त किया जा सकता है, और आभासी प्रतिबिंब जो पर्दा प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी सिनेमा हॉल में जो आभासी प्रतिबिंब को हम नहीं देख सकते हैं, नहीं लगा सकते, या उस पर उतारा नहीं जा सकता है। चलिए, उम्मीद करते हैं टॉपिक समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अब हम समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करिए। यानी कि पहला देखिए वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। यह जो होता है यह किरणें वास्तविक कटान से बनता है, ये वास्तव में कटता है। ठीक है, वास्तव में कटान से ही बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब, यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है, अगला है वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा जो होता है यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा यानी इन्वर्ट बनता है। यानी कि जो होता है आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं हमेशा कैसे बनता है? उल्टा बनता है, सीधा नहीं बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, और उसके बाद जो है यानी कि वस्तु सीधा है तो उसका प्रतिबिंब जो दर्पण में बनेगा वो उल्टा बनता है। समझ में आया? उसके बाद दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा डायरेक्ट बनता है, यानी कि कोई वस्तु सीधा खड़ा है तो अगर उसके सामने में यदि कोई मिरर या कोई चीज इस तरह का होगा जिसमें उसका प्रतिबिंब बनेगा तो उसमें भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा ही होगा, सीधा बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखो तीसरा है आभासी प्रतिबिंब। इस प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब कहता है इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ठीक, समझ गए होंगे। अगला है यह दर्पण के सामने बनता है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं दर्पण के जस्ट सामने बनते हैं। ये दर्पण होता है, ये दर्पण होते हैं और दर्पण के जस्ट सामने बनता है। समझ गए? चलिए बढ़िया। अगला देखते हैं, इसमें कहता है यह दर्पण के पीछे बनता है। यानी कि आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं वो दर्पण के जस्ट किधर बनते हैं? पीछे बनते हैं। तो इसको जो है करता हो वास्तव में नहीं करता है, करता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए क्या होता है? वस्तु के पीछे मतलब दर्पण के पीछे उस वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते होंगे ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम अगला चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है दर्पण। दर्पण ही इस मतलब जो है इसका मुख्य
अंक बोल सकते हैं हम। बहुत ही शानदार है यह टॉपिक। चलिए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले है दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं मिरर। और दर्पण किसे कहते हैं? तो दर्पण जो होता है, दर्पण जो भी चीज बना होता है वो होना चाहिए चिकनी, यानी कि समतल होना चाहिए। चीज हो, जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है, और ये कैसा होना चाहिए? चिकना होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, ठीक। और इसका पीछे का हिस्सा जो है रंगा हुआ होना चाहिए, ताकि इस पे प्रकाश जैसे पड़े तो प्रकाश परावर्तन के बाद जो है, ये परावर्तन होता है क्या, जब प्रकाश इस सतह पे पड़ेगा, चिकनी सतह पे पड़ेंगे तो वो क्या होगा, वापस रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तब जो है उसमें किसी वस्तु का उसमें इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। वहां लिखा हुआ है, देखिए, वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही जिसका एक सतह रजजित हो, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण, तीसरा होते हैं परवलयिक दर्पण। अब यहाँ समझते हैं समतल दर्पण होता क्या है। समतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह, यानी कि जिससे प्रकाश टकराएगा, क्योंकि मान लीजिए सतह है, इससे प्रकाश क्या होगा, टकराएंगे। जिसका परावर्तक सतह क्या होगा, समतल होगा, प्लेन होगा, उसी को हम कहते हैं समतल दर्पण। और समतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। और जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं घरों में, वो सब क्या होता है, समतल दर्पण का ही रूप होता है। और समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमेशा आभासी बनता है, सीधा ही बनता है, ठीक। अब उसके बाद दूसरा जो होता है गोलीय दर्पण, नहीं कि समतल दर्पण में अगर कुछ लिखना होगा तो इसका जो होता है परावर्तक सतह, परावर्तक सतह समतल। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होगा उसे समतल दर्पण हम कहते हैं। उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। और चेहरा देखने में हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। चेहरा देखने में जो है कांच का गोल आकार का, ठीक है, कांच का टुकड़ा लेते हैं इस तरह से, ठीक। तो गोल टाइप का लेंगे तो इसको हम कहते हैं गोलीय दर्पण। अब दर्पण क्यों, ये कांच का बना हुआ है, ठीक। अब हमने क्या किया, इसके इस भाग को, यहाँ ऐसे है ना, ऐसे बना हुआ, हमने क्या किया, इसको 2 बराबर भागों में काट दिया, ठीक है। काटने के बाद क्या किया हमने, इसका जो एक हिस्सा, इधर वाला हिस्सा को रंग दिया हमने, ठीक। और इधर हमने क्या किया, एक तरफ जो है हम अंदर वाले हिस्सा को रंग दिए। अब इसको हटा दिए। अब इसको अगर हम इसी गोला को हम टुकड़ा कर देंगे, काट को हटा देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, ये हुआ उभरा हुआ। ये जो दर्पण है, ये इसको हम दर्पण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दर्पण। अब ये क्या है, ये परावर्तक सतह एक तरह से है और उधर रंगा हुआ है, तो जब इससे प्रकाश पड़ेगा क्या होगा, परावर्तन होंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है, लेकिन इधर क्या है, इधर धसा हुआ वाला भाग रंगा हुआ है, इधर उभरा हुआ भाग रंगा हुआ है, इसमें जो है धसा हुआ भाग रंगा हुआ है। तो जिसका भाग, यानी कि जिस दर्पण का धसा हुआ भाग रंगा हो, यानी रज्जित हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको उत्तल दर्पण कहेंगे। और जिस दर्पण का उभरा हुआ भाग रज्जित हो, उसी को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार को। तो गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, गोलीय दर्पण उसे कहते हैं जो मतलब जो होते हैं किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, एक तरह से खोखला है, ठीक है, कांच बना लेकिन खोखला है। ये जो होता है किसी खोखले गोला का क्या होता है, भाग होता है, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं गोलीय दर्पण होता है। और इसका कोई एक सतह रंगा हुआ होना चाहिए। अगर इसको हम नहीं रंगेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये दर्पण के रूप में व्यवहार नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो है क्योंकि इसमें हम कांच, जैसे कांच में देखोगे तो क्या होता है, आर पार दिखाई देने लगता है, वो पारदर्शी वस्तु के रूप में काम करने लगेगा, ठीक है। इसलिए हम उसकी एक सतह को रंगते हैं ताकि प्रकाश का परावर्तन होकर वापस रिटर्न हो जाए, प्रकाश परावर्तन हो सके, ठीक। तो अब देखिए, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, क्या होते हैं, अवतल दर्पण होता है। और दूसरा जो होता है, उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स मिरर कहते हैं। और अवतल दर्पण के इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर,
ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है। किस प्रकार दर्पण है? उत्तल दर्पण। और ये वाला जो हिस्सा है ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का जो होता है परावर्तक सतह, ये क्या है? ये अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण का जो है परावर्तक सतह कैसा होता है? धसा होता है। कि परावर्तक क्या हुआ? इसी पर प्रकाश पर के रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। तो जिस पर प्रकाश पर के रिटर्न उसी परावर्तक सतह कहते हैं। इसका परावर्तक सतह कैसा हुआ? अवतल दर्पण का धसा हुआ है। और उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह कैसा है? उभरा हुआ है। ठीक है। तो यानी कि अवतल दर्पण में लिख सकते हैं, अवतल दर्पण में परावर्तक सतह धसा होता है, धसा होता है। और वहीं बात करें उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण जो होता है परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। ठीक है। और यहाँ ध्यान से देखेंगे ये क्या था? एक गोल था शुरू में, इसके बीच में एक सेंटर होगा, केंद्र होगा। एक वृत्त में जैसे जानते हैं हम लोग क्या होता है? केंद्र होता है, सेंटर होता है। उसी इसमें भी क्या होगा? सेंटर होता है। इसको सी से डिनोट करते हैं। और इसके बीच में क्या होता है? त्रिज्या होता है। आधा अगर इसको करें सेंटर को तो क्या होगा? त्रिज्या बनेगा। तो त्रिज्या को हम कहते हैं आर से डिनोट करते हैं। ठीक है। जिसको हम बलता त्रिज्या कहते हैं। ये भी सेंटर इसका वही कहलाएगा। इसमें भी कुछ हिस्सा होगा जिसका इसका आधा वाला हिस्सा होगा, इसको हम क्या कह देते हैं? त्रिज्या कह देंगे आर। ठीक है, आर हो जाएगा। तो दोनों में क्या होता है? बलता त्रिज्या होता है। उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गया हो। तो देखिए परवलयिक दर्पण क्या होता है? परवलयिक दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं होगा, पूरा गोल नहीं। जैसे इसमें जो खोखला गोला यानी कि गोलिया दर्पण का क्या है? एक खोखला गोला है, एक तरह से गोल है। लेकिन परवलयिक दर्पण पूरा गोल नहीं होता है। ये जो होता है लगभग में गोलाकार इस तरह से होता है। ठीक है, पूरा गोल नहीं होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? परवलयिक दर्पण कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं अगला टॉपिक। तो चलिए दोस्तों समतल दर्पण बारे में कुछ विशेष जानते हैं और इसके बारे में थोड़ा और गहन अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण यानी कि जिस दर्पण का सतह समतल होती है, परावर्तक सतह आना चाहिए था, परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण देख लीजिए इस तरह से समतल परावर्तक सतह होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। यानी कि समतल दर्पण में जो वस्तु प्रतिबिंब बनता है उसका जो फोकस दूरी होता है बहुत ही अनंत यानी कि अनंत होता है। ठीक, अगला है चेहरा देखने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चेहरा देखने में अवतल दर्पण का भी उपयोग करते हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और समझेंगे। लेकिन मुख्य रूप से यदि बात किया जाए तो हम समतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। ठीक, अगला देखते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। अब हम समझेंगे कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या विशेषता है। चलिए समझते हैं। यहीं बने रहिएगा, वीडियो स्किप करके आपको नहीं जाना है, पूरा देखना है। ठीक है, देखिए क्या है, यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। यानी कि समतल दर्पण में जो बनता है प्रतिबिंब है वो काल्पनिक होता है। काल्पनिक उसे कहते हैं जो मतलब वास्तव में नहीं बनता, जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं। वो जो है वस्तु का जो प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण के हर हमेशा पीछे बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, उसके बाद देखो इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ठीक, अगला है प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनेगा। जिसमें मतलब प्रतिबिंब यदि काल्पनिक है तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनना तय है। ठीक, ये ध्यान रखना। अगला तीसरा जो है समतल दर्पण की विशेषता में है वो है प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है। यानी कि समतल दर्पण में जो होता है, मान लीजिए यहाँ पे ये दर्पण है, ये समतल दर्पण है। ठीक है, और यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है जिसका हम रखते हैं ए, वो रखते हैं। तो इसमें जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा ना, इसका ऊंचाई क्या होगा? सेम होगा। इतना वस्तु को ऊंचाई होगा उतना ही प्रतिबिंब को ऊंचाई होगा। समझे कि नहीं समझे? इस वस्तु का प्रतिबिंब अगर यहाँ बनेगा समतल दर्पण में तो दोनों का सेम होगा उसमें। अगला टॉपिक क्या कहता है, प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितनी वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है। कहने का क्या मतलब, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, ए डैश यानी कि दर्पण है, मान लीजिए एम, और एम नाम का एक समतल दर्पण है, और
ए ओ वस्तु को रखे हुए उसके सामने में, तो इसके बीच कुछ दूरी होगा, ठीक है, क्या होगा, दूरी यू होगा। तो इसमें अब जो इसके बीच जो दूरी है ना, उसके बीच, क्योंकि समतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो आभासी बनता है, इसका मतलब दर्पण के पीछे बनता है, अंदर में जाकर बनता है। तो उतना ही दूरी जाता है जितना ये दूरी होता है, समझे, उतना ही दूरी ये पीछे जाता है। इसलिए हम समतल दर्पण में अगर पीछे जाते हैं ना, तो हमारा प्रतिबिंब पीछे दर्पण में भी पीछे जाते हुए दिखाता है। यदि हम समतल दर्पण के सामने आते हैं जितना और उसके नजदीक पास आते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब भी उसमें क्या होता है, आते हुए नजर आता है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना है कि समतल दर्पण में वस्तु का दूरी जो होता है, दोनों का जो वेग होता है दुगुना हो जाते हैं। हम जाते हैं, मान लीजिए ये दर्पण है और ये वस्तु जो है, ये वस्तु जो जा रहा है यू वेग से, ठीक है, यू वेग से जा रहा है, फिर उस दर्पण में भी वस्तु आता हुआ यू वेग से दिखाई देगा। तो जब दोनों जुड़ जाता है तो यू वेग हो जाएगा, या भी जो कह लो, तो दोनों का दुगुना हो जाता है, समझे। यानी कि समतल दर्पण में जो वस्तु, जब प्रतिबिंब जो आता हुआ दिखाई देगा, वो टू भी वेग से आता हुआ दिखाई पड़ता है। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक। अगला है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से कम क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। मान लीजिए मेरा ही यहाँ पे हम ही है, ठीक है, हमें यदि हम अपना संपूर्ण शरीर का प्रतिबिंब चाहिए तो समतल दर्पण का ऊंचाई कितना होना चाहिए, कम से कम मेरा हाइट जितना है उसका कम से कम आधा चाहिए। किसी भी वस्तु का, एक मीनार है या घर है, अगर तुम्हें समतल दर्पण पूरा उसका प्रतिबिंब चाहिए तो उस वस्तु के जिसका तुम प्रतिबिंब देखना चाहते हो उसके ऊंचाई का, दर्पण की ऊंचाई कम से कम आधा होना चाहिए, तब वो पूरा दिखाई देगा, ठीक है, वही बात है। अगला है, तीसरा है कि समतल दर्पण में जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन होता है या दर्शाता है। अब ये पार्श्व परिवर्तन क्या होता है समझो। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे टी इस तरह से, ठीक है, तो अभी क्या होगा, इसको अगर ऐसे उल्टा करोगे टी हो जाएगा ऐसे, ठीक है। यानी कि समतल दर्पण के सामने यदि पी को अगर इस प्रकार से रखेंगे तो समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनता है, यानी उलट जाता है। उसी को उलटने को कैसे उलटता है, ऐसे उलटता है, नीचे नहीं, ऊपर नीचे नहीं होता है। यानी जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा ऐसे पी, ठीक है, हो सकता है ये जो है उलट करके ऐसे भी हो जाए, तो इसको हम पार्श्व परिवर्तन नहीं कहते हैं। ये जो होता है ना, सामना सामनी जब उलटता है ना, ये पी इस तरह से घूम जाता है, तो इसको हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। समझ में आया बात। तो ये ऐसे नहीं होता है, इसमें प्रतिबिंब इस तरह से उल्टा नहीं होता, बल्कि इस तरह से होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है, ठीक है। जो भी आभासी होता है सीधा ही होता है, ठीक। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं हम अगला टॉपिक के ऊपर। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मिलते हैं अगले टॉपिक में। तो चलिए दोस्तों, गोलिया दर्पण को हम गहराई से समझते हैं और ये क्या होता है, ठीक है, और कितने प्रकार के होते हैं ये समझते हैं। चलिए देखते हैं। गोलिया दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर कहते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले टुकड़े को रजित कर बनाया जाता है, यानी रजतित कर बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम गोलिया दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो गोलिया दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है अवतल दर्पण, दूसरा होते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण का जो होता है परावर्तक सतह उभरा होता है, यानी कि जैसे कि ऐसे है, मान लीजिए इस तरह से गोल करके होगा, तो ये जो होगा सतह इधर होगा। अवतल दर्पण में क्या होता है, परावर्तक सतह कुछ इस प्रकार से होता है, धसा हुआ रहता है। इधर से प्रकाश आएगी, ऐसे टकराएगी, या फिर मान लो ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा, ऐसे चले जाएगी। ये हो गया परावर्तक सतह, और ये वाला जो हिस्सा होगा रंगा होगा, ठीक है। गोलिया दर्पण के वाला हिस्सा क्या होगा, ये अवतल दर्पण क्या होगा, पीछे वाला हिस्सा रंगा होता है, और ये जो धसा हुआ है ये परावर्तक सतह होते हैं, ठीक। तो ये कहते हैं जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी रहती है, ठीक है। तो देखिए धसा हुआ है परावर्तक सतह, इसका यहाँ भी देख लीजिए, खोखला गोला है, इसका धसा हुआ हिस्सा है, धसी रहती है, अर्थात केंद्र की ओर होती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अभी केंद्र की ओर क्या होती है, इसका देखिए परावर्तक सतह ये गोल है पूरा, और इसका परावर्तक सतह जो परावर्तक सतह है ये क्या है, ये केंद्र है, केंद्र की ओर है ना, इसलिए कहा जाता है यहाँ पे केंद्र की ओर, अर्थात केंद्र की ओर, इसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और इसका जो होता है परावर्तक सतह जो होता है उभरा हुआ होता है, मतलब फैला हुआ रहेगा। इस वाले भाग को
उत्तल दर्पण क्या करते हैं, आगे वाला हिस्सा को रंग देते हैं, इस वाले हिस्सा को, जो इस तरह से गड्ढा है इस वाला हिस्सा को रंग देते हैं, और इस वाले हिस्सा से क्या होता है, प्रकाश आता है और इसे करके चला जाता है। ठीक है, तो जैसे देखिए इसमें कहता है जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में, ठीक है, केंद्र की विपरीत दिशा में रहती है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब केंद्र की विपरीत दिशा में क्या होता है, चलिए हम बनाते हैं। इसमें देखिए इसमें कैसे रहता है, इसमें जो होता है ये जो होता है गड्ढा वाला ऐसा एक रंगा हुआ होता है, और इसमें क्या होता है, प्रकाश आता है, ये टकरा के चला जाता है। ठीक है, और इसमें जो है वास्तविक नहीं होता है, इसमें आभासी बनता है, आभासी रूप से या तो अप्रतिबिंब तो तब प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। दोस्तों चलिए हम देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद जो कि उसमें यूज होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें जो है गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर। वक्ता केंद्र किसको इंग्लिश में कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो चित्र दिखाई दे रहा होगा आपको, एक गोला है, ठीक है, गोला है, एमएन एक कैसा, एक अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण, ये अवतल दर्पण है, और यहाँ भी इसको हम एमएन लिख लेते हैं। ये किस प्रकार का दर्पण, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखिए इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ इसलिए अवतल दर्पण, इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ इसलिए उत्तल दर्पण है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक खोखला गोला है, इसके बीच का क्या है, केंद्र है, एक केंद्र। तो इस केंद्र को हम सी से सूचित करते हैं, ये केंद्र है। इसी खोखले गोले के केंद्र को इसको क्या कहते हैं, हम वक्ता केंद्र कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, वक्ता केंद्र। और इस तरह से जो है इसमें उत्तल दर्पण में भी होता है क्या, वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र होते हैं। अब देखिए अगला जो पद होते हैं, तो पहले समझिए। अवतल दर्पण का वक्ता केंद्र दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण का वक्ता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। ठीक है, कैसे देखिए, ये अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह को हम दर्पण कहेंगे। तो दर्पण परावर्तक सतह के सामने वक्ता केंद्र है, इसलिए दर्पण के सामने हुआ। वही देखिए अवतल दर्पण में परावर्तक सतह इस तरफ है, ये रंगा हुआ भाग है, जो इस तरह से खींचे हुए हैं डिवाइड करके, ये रंगा हुआ भाग है, इस तरफ परावर्तक सतह है, और ये परावर्तक सतह क्या है, वक्ता केंद्र के उल्टा है, मतलब विपरीत है। ठीक है, वही लिखा हुआ जस्ट क्या से विपरीत होते हैं, उल्टा होते हैं, पीछे होता है। ठीक, अगला है ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं पोल। अब पोल क्या होता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, परावर्तक सतह के यहाँ पे बीच में एक बिंदु होता है, ये क्या है, परावर्तक सतह या दर्पण है, दर्पण सतह है। दर्पण सतह ये बड़ा होता है, इसके मध्य यानी कि बीच के बिंदु को ही क्या कहते हैं, इसके बीच के बिंदु को ही हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव। और ध्रुव को हम पी से सूचित किया जाता है। यहाँ पर भी देखिए जो भी है दर्पण, अवतल हो या उत्तल, उसके जो है दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव, पी से सूचित करते हैं। ठीक है, कहता है गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे प्रायः पी से सूचित किया जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं इसको, दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस जो है इन पदों को आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों चलिए हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए क्या है इसमें, है अगला है मुख अक्ष। अब मुख अक्ष क्या होता है दर्पण में, तो ध्यान देना, मुख अक्ष होते हैं दर्पण के ध्रुव और जो उसका दर्पण के ध्रुव और उसके केंद्र यानी वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, दर्पण का मुख अक्ष कहते हैं। ठीक है, जैसा कि चित्र में देखेंगे आप कि देखिए अवतल दर्पण में जो है क्या है, वक्रता केंद्र सी है और ध्रुव पी है। तो ये जो ध्रुव और ये वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक रेखा क्या है, एक्स वाई है। इसी एक्स वाई रेखा को हम क्या कहेंगे, इसका जो है मुख अक्ष या प्रधान रेखा कहते हैं या प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, मुख अक्ष को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का क्या कहते हैं, मुख अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। हमने चित्र में दिखा दिया, उत्तल दर्पण में भी देख लीजिए वक्रता केंद्र क्या है, सी है और ध्रुव क्या है, पी है यहाँ पे। ठीक, यह है ध्रुव पी और इसको मिलाने वाली रेखा क्या है, एक्स वाई। ठीक, ये क्या है आपका मुख अक्ष है। ठीक, अगला देखते हैं दर्पण का द्वारक। इसे इंग्लिश में कहते हैं एपरेचर ऑफ मिरर। ये क्या होता है, दर्पण का द्वारक जिसको हम कहते हैं परावर्तक सतह दर्पण का, एक तरह से दर्पण का ही रूप है
जो परावर्तक सतह है उसको हम द्वारक भी कहते हैं। देख लीजिए क्या लिखा हुआ इसमें, दर्पण की चौड़ाई, दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना इस तरह से mm, ये जो mm है लिखा हुआ इस तरह से इसे घुमावदार, और इसमें भी क्या है mm है, ये क्या है दर्पण का द्वारक है। चित्र में mm दर्पण का क्या है, द्वारक है। दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से होता है उसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। मतलब प्रकाश यानी कि दर्पण के इसी हिस्सा से प्रकाश परावर्तन होता है तो उसी को हम क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से जो रंगा हुआ भाग है, दर्पण के किस हिस्सा से परावर्तन होता है, इसी हिस्सा से होगा परावर्तन। समझ में आई बात, इसलिए होगा द्वारक। इसमें कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आज के वीडियो का ये जो है लास्ट टॉपिक है, ठीक है। चलिए समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, वीडियो के स्किप करके नहीं जाना है, बस अंतिम ये टॉपिक है इस वीडियो का। चलिए देखते हैं। वक्ता त्रिज्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्ता त्रिज्या क्या होते हैं तो वो जानते हैं। वक्ता त्रिज्या जो होता है यानी कि ध्रुव से केंद्र तक की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो देखें आप क्या लिखा, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं, दर्पण का वक्ता त्रिज्या कहते हैं। मतलब उसके त्रिज्या को ही हम क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ना इसी को हम क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या होता है। ये वक्ता केंद्र है, वक्ता केंद्र और ध्रुव इसके बीच की जो दूरी है इसी को हम क्या कहेंगे, वक्ता त्रिज्या। इसमें भी वही होगा, ये केंद्र से पर यानी कि क्या है, वक्ता केंद्र है और ये ध्रुव है। इस ध्रुव के बीच जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसी को हम तो वक्ता त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला है दूसरे शब्द में दर्पण के ध्रुव एवं वक्ता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या कहते हैं। इसे प्रायः r से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब अगला एक और है फोकस दूरी। फोकस दूरी की इंग्लिश में कहते हैं फोकल लेंथ कहते हैं। वक्ता त्रिज्या की आधी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे प्रायः से सूचित किया जाता है, f बराबर r/2 होता है। यानी कि फोकस दूरी क्या होता है, जैसे कि हमने अभी बताया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होता है, वक्ता त्रिज्या होता है, जिसको हम r से सूचित करेंगे। अब इसी को इस बारे हिस्सा को हम 2 बराबर भागों में बांट देंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। मतलब वक्ता त्रिज्या को 2 बराबर भागों में तोड़ दिए, उसमें से प्रत्येक टुकड़ा को क्या कहेंगे, वक्ता नहीं फोकस दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस दूरी। समझ गए? हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार से देखिए उत्तल दर्पण में भी ऐसा ही होगा। यहाँ पर देखिए क्या, ये ध्रुव है, ठीक, और ये क्या है, वक्ता केंद्र है। और वक्ता केंद्र इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। लेकिन वक्ता त्रिज्या यदि 2 बराबर भागों में टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, इसके बीच यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। अर्थात आप से सूचित करते हैं फोकस दूरी को। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। और आपको कहाँ समझ में नहीं आया और आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, इसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपना राय भी दें। ठीक है।